गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इन आवर लास्ट लेक्चर वी स्टडीड अबाउट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़ा था, जिसमें माइक्रो मीन्स माइक्रोस्पोर मीन्स रिप्रेजेंट्स दैट मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, माइक्रो जो होता है वो बहुत ही माइन्यूट होता है, और जो कोई भी स्पोर होगा, स्पोर रिप्रेजेंट्स टू प्लांट्स ओनली। ठीक है, वो स्पोर जो होगा वो प्लांट्स में आ जाएगा। तो प्लांट्स में जो माइक्रोस्पोर है दैट इज मेल। ठीक है, वो मेल गैमेट को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि मेल गैमेट जो होता है दैट आर वेरी माइन्यूट एज कंपेयर टू फीमेल गैमेट्स। ठीक है, टुडे विल बी स्टडिंग अबाउट पोलन ग्रेन्स, जो कि मेल गैमेटोफाइट है। ठीक है, मेल गैमेटोफाइट लेकिन मेल गैमेट नहीं है। गैमेट मतलब मेल में जो जर्म सेल जो मिल जाएंगे, ठीक है, मतलब स्पर्म सेल होंगे, उसे गैमेट कहेंगे। गैमेटोफाइट इज अनदर थिंग। गैमेटोफाइट जो होता है वो दूसरा थिंग होता है, जो कि वो गैमेट्स को अपने अंदर कैरी कर रहा होता है। ठीक है, दैट इज पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स आर नॉट गैमेट्स, क्लियरली आई एम टेलिंग यू। जो हमारे पोलन ग्रेन्स का जो टॉपिक दिया हुआ है उसमें फर्स्ट मेन लाइन दी हुई है, इट इज मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन में भी आ सकता है कि पोलन ग्रेन्स, ऐसे 4 ऑप्शन दिए होंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेल गैमेट, तो हमें पोलन ग्रेन्स नहीं लिखना है। ठीक है, इट इज मेल गैमेटोफाइट, जो कि पोलन ग्रेन्स के अंदर गैमेट होंगे। यहाँ पर पोलन ग्रेन्स, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है मेल गैमेटोफाइट। तो ये बना कैसे, हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड। इन आवर लास्ट लेक्चर वी स्टडीड अबाउट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, स्पोरोजेनेसिस, जेनेसिस के बारे में हमने, जैसे जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, यहाँ पर पहले जो था एंथर, एंथर में बाइलॉब्ड एंथर था। ठीक है, इसके डिवीजन के बाद, मियोटिक डिवीजन के बाद वो टेट्राड बनाएगा, जो कि माइक्रोस्पोर टेट्राड कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने क्लियरली लिखा हुआ है, वी आर रिकॉलिंग इट। ठीक है, ये दिस एंथर आफ्टर मियोटिक डिवीजन, मियोटिक मतलब रिडक्शन डिवीजन, जहाँ पर ये डिप्लॉयड एंथर जो था वो हैप्लॉयड नेचर में आ जाएगा एंड इट विल फॉर्म अ टेट्राड, इसे माइक्रोस्पोर टेट्राड कहेंगे। ईच टेट्राड, अगर हम ये एक टेट्राड को स्टडी करेंगे तो ये इस तरह का दिखाई देगा, जो कि हमने कल पढ़ा था। आउटर लेयर जो होगा दैट इज एपिथेलियम, देन कम्स द एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, दिस वन इज टेपिटम। टेपिटम जो होता है वो मल्टीन्यूक्लिएटेड होता है, एज इट रिप्रेजेंट्स द फूड रिजर्वॉयर ऑफ दैट स्पोरोजिनियस टिश्यू। पीएमसी जो होगा, पोलन मदर सेल जो होंगे, जो कि लेटर ऑन पोलन ग्रेन्स में कन्वर्ट होंगे, उसे नरिश करने के लिए यहाँ पर स्पेशल काइंड के टिश्यूज दिए होंगे, जिसे कहेंगे टेपिटम। टेपिटम क्या करेगा, वो नरिश करेगा स्पोरोजिनियस टिश्यू को। स्पोरोजिनियस टिश्यू रिप्रेजेंट्स पीएमसी, जो कि लेटर ऑन डिवाइड करके वो पोलन मदर सेल बनाएगा। ओके, दैट पोलन मदर सेल विल डिवाइड इनटू थाउजेंड्स इन नंबर, वो थाउजेंड्स पोलन ग्रेन्स बनाना शुरू कर देगा अपने अंदर। नाउ विल कम टू पोलन ग्रेन्स। व्हाट आर एग्जैक्टली पोलन ग्रेन्स? पोलन ग्रेन्स होते क्या है, जो कि मेल गैमेट्स को कैरी कर रहे होते हैं, दे आर द कैरियर ऑफ मेल गैमेट्स। फाइन, अगर हम हिबिस्कस, हिबिस्कस इज वेरी स्वीट फ्लावर, वी कैन सी वेरी इजी टू स्टडी फ्लावर। हिबिस्कस हम सबने देखा होगा, शू फ्लावर देखा हुआ है। ठीक है, वो रेडिश कलर में या फिर बहुत ही डिफरेंट कलर्स में हमें मिलेंगे। क्लियरली वी कैन सी 5 स्टिग्मा, स्टिग्मा के जो बेस होते हैं वो उसके ऊपर 5 होते हैं, वेलवेटी स्ट्रक्चर्स के होते हैं। ओके, और उसके नीचे जो हम टच करेंगे कुछ येलोइश पाउडरिश टाइप का कुछ मटेरियल होगा, वो होंगे पोलन ग्रेन्स। ठीक है, वो एंथर होंगे जिसमें पोलन ग्रेन्स होंगे। जैसे हम उसे टच करेंगे, आफ्टर मैच्योरेशन हमारे उसके हाथ में कुछ येलोइश पाउडर सेटल हो जाएगा। ठीक है, कुछ हल्दी ऐसा सेटल हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट पोलन ग्रेन्स। दे आर वेरी माइन्यूट, हम उन्हें, उनका स्ट्रक्चर जो है वो सब क्लियरली नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं। सो वी कैन यूज माइक्रोस्कोप, जो कि हमारे केमिस्ट्री लेवल में जाएंगे। अगर सिंपल माइक्रोस्कोप भी हम देखेंगे, उसके अंदर भी पोलन ग्रेन्स के जो वेरिंग साइजेस होंगे, उनके पैटर्न्स होंगे, वो हमें इजीली से दिखाई देंगे। देयर इज समथिंग स्पाइकी आउटसाइड, हम लोग आउटसाइड देखेंगे, उनका कुछ स्पाइकी सा नेचर होगा, उनकी आउटर कवरिंग, ये उनकी आउटर कवरिंग होती है, वो कुछ कुछ कांटेदार जैसी होती है। ओके, रफ सरफेस होगा। जैसे आपने वेल्को देखा होगा, वेल्को में क्या होता है, 2 ऐसे स्लाइड्स होंगे, दैट वन इज सॉफ्ट वन, और नीचे वाला कांटेदार रफ होगा।
जैसे ही हम उसके ऊपर स्टिक करेंगे, 2 लेयर्स गेट स्टक विद ईच अदर, ठीक है। इसी तरह से सिंपल हमारा जो स्टिग्मा होगा वो भी एक वेल्को का एक लेयर कहेंगे, एंड दैट पोलन ग्रेन जो होगा वो दूसरा लेयर की तरह काम करेगा, जिसके ये स्पाइकी जो सरफेस है वो वेलवेटी स्टिग्मा बेस के ऊपर इजीली स्टिक हो जाए, इसलिए उसका ये जो सरफेस होगा वो थोड़ा बहुत रफ होगा या फिर स्पाइकी टाइप का होगा। ओके, ये हम माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, नेकेड आइज से हम इसे नहीं देख सकते हैं। तो पोलन ग्रेन अगर हम स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ाई करेंगे आज, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे से भी हमारे निट में या फिर एग्जाम्स में एमसीक्यूज में इससे भी सवाल पूछे जाते हैं। सो दिस इज अवर टिपिकल पोलन ग्रेन स्ट्रक्चर। ये हमारा टिपिकल पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर होता है। हमने आउटर लेयर जो है वो रफ नहीं बना हुआ है, बिकॉज थोड़ा बहुत कंफ्यूजन यहाँ पर क्रिएट कर सकता है आपके लिए। ओके, डायग्राम उससे क्लियर नहीं होगा। पहले तो देखेंगे कि अगर कोई भी सेल होगा तो उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होगी, दैट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म ऑफ कोर्स हर सेल में साइटोप्लाज्म होता ही है, वैसे ही पोलन ग्रेन्स में भी एक डेंस साइटोप्लाज्म होगा। इट इज वेरी डेंस, वेरी कॉम्पैक्टली पैक्ड, ठीक है। इफ देयर इज प्रेजेंस ऑफ साइटोप्लाज्म का प्रेजेंस होता है तो उसके बाद उसके आउटर कवरिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होगा। ओके, देयर विल बी a presence of plasma membrane. This is our typical cell, जिसमें ये दोनों की दोनों चीज़ें कॉमन होती है। एडिशनल टू दैट, उसके एडिशनल में पोलन ग्रेन के पास 2 और लेयर्स होंगे, प्रोटेक्टिव लेयर्स होंगे, कवरिंग होंगे। इनर मोस्ट इज इंटाइन एंड द आउटर मोस्ट इज एक्साइन। ओके, अगर हम इंटाइन की बात करते हैं, इंटाइन जो है वो कुछ सेल वॉल की तरह ही काम करेगा। ओके, यहाँ पर साइटोप्लाज्म बहुत ही क्या कहेंगे सेंसिटिव होता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इंटाइन होगा। इंटाइन इज अ कंटिन्यूस लेयर मेड अप ऑफ सेल्यूलोस एंड पैक्टिन। ओके, ये दोनों मटेरियल से ये इंटाइन बना देगा, जिसकी कंटिन्यूस लेयर होगी, ठीक है। उसका कहीं पर भी ब्रेकअप नहीं होगा, कहीं पर भी छोटा सा पोर भी नहीं होगा। बट सिंस ये सेलुलोस और पैक्टिन से बना हुआ है तो इसे हम सेमी परमेबल भी कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अवर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कम, दैट इज एक्साइन। एक्साइन जो होगा वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट करेगा, उस टाइप का लेयर होगा, क्योंकि पोलन ग्रेन्स जो है वो बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही सेंसिटिव एंड डिपेंडिंग ऑन विंड होगा, एनिमल है, बर्ड है, वो कैरी करके लेकर जाते हैं। ओके, अगर पॉलिनेटिंग एजेंट से वो पोलन ग्रेन्स कैरी हो रहे हैं तो ऑफ कोर्स दे हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, जिसकी वजह से वो ना कि उस पर पानी या फिर डस्ट या फिर कोई टेम्परेचर, एसिड्स, इस तरह की कोई भी चीज़ें उन पर असर नहीं होनी चाहिए। फॉर दैट रीजन एक्साइन इज मेड अप ऑफ अ सब्सटेंस कॉल्ड स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन जो है वो बहुत ही टफ सब्सटेंस है, जो कि हाई टेम्परेचर, क्या चीज को वेरी वेरी हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट करेगा वो। ओके, देन एसिडिक कंडीशन, बेसिक कंडीशन, हर कंडीशन को वो रेजिस्ट करेगा। फाइन, यहाँ पर ये 2 टॉपिक पे हमारे एग्जाम पे, इंटाइन पे हमारे बहुत सारे सवाल आ सकते हैं। स्पोरोपोलेनिन कहाँ प्रेजेंट होगा, ओके, कौन सी चीज़ों से हमारा इंटाइन मेडअप है, ओके, ये दोनों के दोनों ऐसे सवाल पूछ सकते हैं। स्पोरोपोलेनिन बहुत ही टफ सब्सटेंस है, कि ना कि वो कोई एंजाइम से, एंजाइम जो होगा बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं अपने वर्क में। ओके, हर बॉडी में, हर ऑर्गेनिज्म में ये मिलेंगे एंजाइम्स, लेकिन पोलन ग्रेन्स पर एंजाइम्स भी असर नहीं करते हैं। नॉट इवन अ स्ट्रॉन्ग एसिड, आपके बुक में ही दिया हुआ है कि नन ऑफ द सब्सटेंस इज स्टिल फाउंड दैट कैन ब्रेक स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन को डाइजेस्ट कर सके, उनको ब्रेक कर सके, आज तक ऐसा कोई एंजाइम नहीं मिला है। ओके, विद स्पोरोपोलेनिन। अब जैसे हम देखेंगे, अगर ये इतना टफ है, बराबर, ये जो एक्साइन है वो इतना ज़्यादा टफ है,
तो पॉलिनेशन कैसे होगा, फर्टिलाइजेशन कैसे होगा। ओके, सो यहाँ पर हमारा एक सोल्यूशन भी दिया होता है। हमारे स्पोरोपोलिनिन के ये एग्जाइम के जो लेयर होती है वहां पर एक स्पेशल ओपनिंग होगी जिसे कहेंगे जर्म पोर। जर्म पोर जो है वो एक ओपनिंग है, ओके, एक गेट जैसा बना होगा जिसमें जैसा हम देखते हैं कि बहुत ही ह्यूज वॉल्स होंगे, जैसे कोई राजा महाराजा का कोई किंगडम है, इट इज मेड अप ऑफ वेरी ह्यूज वॉल, जैसे 10-12 या फिर ऐसे 15 फीट ऊंचे ऊंचे वॉल्स होंगे। ओके, कोई भी उसके अंदर इजीली आ नहीं सकता है, वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी रेजिस्टिव, लेकिन उसके अंदर बाहर जाना भी नेसेसरी होता है जिसकी वजह से उनका एक मेन गेट बना होता है। ओके, दैट गेट इज नथिंग बट जर्म पोर। ठीक है, ये जो जर्म पोर है दैट इज वेरी वेरी नेसेसरी बिकॉज इन एब्सेंस ऑफ जर्म पोर फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है, ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर आपको इस पर भी एक सवाल पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन आ सकता है कि स्पोरोपोलिनिन से कौन से ऐसे सेल होंगे या फिर क्या प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन या फिर गैमेट ट्रांसफर हो सकता है। दैट इज नथिंग बट योर जर्म पोर। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, हम लोग देख सकते हैं कि ये गैमेटोफाइट है। ओके, पोलन ग्रेन्स गैमेटोफाइट है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें गैमेट्स चाहिए जो कि ट्रांसफर हो सके और फर्टिलाइजेशन कैरी कर सके। यहाँ पर तो हमने सिंपल साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा है। व्हाट हैपेंस नेक्स्ट इज, यहाँ पर उनमें माइटोटिक डिवीजन होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर ऑफ कोर्स न्यूक्लियस तो होगा ही। व्हाट हैपेंस ओवर हियर इज, ये हमारा जो सेल है, ओके, वी आर रिप्रेजेंटिंग नॉट ऑल द स्टेप्स बट डायरेक्टली जो आपकी बुक में दिया हुआ हम उसी स्टेप में जाएंगे कि उसमें माइटोटिक डिवीजन होता है। अवर पोलन ग्रेन्स आर ऑलरेडी इन हैप्लॉइड कंडीशन, उसमें मेयोटिक ऐसे कंडीशन नहीं हो सकते और रिडक्शन डिवीजन नहीं हो सकता है। देयर विल बी माइटोटिक डिवीजन जिसमें ये जो सेल है वो एक ह्यूज सेल में कन्वर्ट हो जाएगा एंड देन वो 2 सेल स्टेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर ये मैंने बहुत ही ज्यादा बड़ा बनाया हुआ है जो कि आपको क्लियर नहीं होगा। इस तरह से 2 सेल कंडीशन में आ जाएंगे जहां पर 2 सेल हो जाएंगे। ओके, देयर विल बी 2 सेल्स। हम यहाँ पर 2 सेल्स क्लियरली नहीं देख सकते हैं। आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज 2 सेल स्टेज। दिस इज योर फर्स्ट सेल साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये बड़ा सा जो दिख रहा है दैट इज अ सेल जिसे वेजिटेटिव सेल कहेंगे। ये एक वेजिटेटिव सेल है। व्हाट हैपेंस ओवर हियर, ये क्या चीज है, दिस इज अवर सेकेंड सेल दैट इज जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल जो है वो वेजिटेटिव सेल के अंदर फ्लोट हो रहा होता है। ओके, उसका कोई स्पेशल प्लेस वहां पर एक्वायर्ड नहीं हो रहा होता है बट वो वेजिटेटिव सेल में फ्लोट हो रहा है। वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत ही इररेगुलरली शेप्ड होता है और वो डेंस नहीं होगा, बहुत ही लूजली पैक होगा। ओके, और ये जो जनरेटिव सेल है, जनरेटिव सेल आगे जाके मेल गैमेट्स बनाएंगे। उसके लिए उनका जो ये क्रोमैटिन मटेरियल जो है, जो न्यूक्लियस है, वो बहुत ही डेंसली पैक्ड होंगे एंड इट विल फ्लोट इन द वेजिटेटिव सेल। वो वेजिटेटिव सेल में फ्लोट हो रहे होते हैं और वेजिटेटिव सेल से न्यूट्रिशन ले रहे होते हैं। वेजिटेटिव सेल क्या करेगा, इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू जनरेटिव सेल। ऑफ कोर्स ये एक ही काम होता है उसका कि वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा होता है हमारे जनरेटिव सेल को। जनरेटिव सेल जो है वो मेल गैमेट्स बनाएंगे। ओके, वो जो मेल गैमेट्स वो बना रहे होते हैं, प्रोड्यूस कर रहे होते हैं उनके अंदर। अब आपके बुक में दिया हुआ है नियरली 60% ऑफ फ्लावर्स, नियरली 60% ऑफ फ्लावर्स, नियरली 60% of flowers shed their
pollen grains at this stage. इसी स्टेज पर मतलब वो पोलन ग्रेन्स को शेड कर देंगे, ओके। और बाकी के जो 40% है उनमें क्या होगा, ये पर्टिकुलर जो हमारा सेल है जहां पर ये जनरेटिव सेल है उनमें डिवीजन हो जाएगा, जो कि ये दो मेल गैमेट्स बनाएंगे, ओके। दिस टू जो है वो फॉर्म मेल गैमेट्स आफ्टर पॉलिनेशन, ओके। पॉलिनेशन होने के बाद वो स्पर्म्स बनाना शुरू कर देंगे। रेस्ट ऑफ द 60% के जो फ्लावर है वो इसी टू स्टेज मतलब वेजिटेटिव सेल बनने के बाद, जनरेटिव सेल बनने के बाद शेड हो जाएंगे अपनी जगह पर से, ओके। तो ये जो है वो शेड होते टाइम पर, ट्रेवल करते वक्त पर या फिर आफ्टर स्टिकिंग ऑन द स्टिग्मा, उनमें ये स्टेज आ जाएगा, ठीक है। ये 3 सेल स्टेज है, दैट इज 3 सेल स्टेज, and this is 2 cell stage, okay। 60% ऑफ फ्लावर्स में एंजियोस्पर्म्स में ये स्टेज पर पोलन ग्रेन्स जो है वो रिलीज हो जाएंगे आउटसाइड, ओके। और बाकी के जो 40% है उनमें यही जनरेटिव सेल जो है वो 2 और सेल बनाएंगे, ठीक है। कौन से, माइटोटिकली 2 सेल बनाएंगे, और ये 2 सेल जो है आफ्टर स्टिकिंग ऑन द स्टिग्मा, ठीक है, स्टिग्मा के ऊपर जैसे ही आ जाएंगे उनमें स्पर्म्स बनना शुरू हो जाएंगे, ओके। जब ये स्पर्म बनेंगे उनके बाद क्या होगा, ये हमारे पॉलिनेशन में आ जाएगा। पॉलिनेशन भी हमारा एक टॉपिक है, उसमें आ जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक इसमें आएगा कि पोलन ग्रेन्स जो है बहुत ही फैसिनेटिंग एजेंट्स हैं। ऑफ कोर्स वी गेट फैसिनेटेड, बहुत ही छोटे से हैं, बहुत ही माइन्यूट से हैं, लेकिन इनके बिना फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है, बट इट इज वेरी हार्मफुल ऑल्सो। कुछ ऑर्गेनिजम्स के लिए, कुछ इवन ह्यूमन्स के लिए these pollen grains are very harmful also, क्योंकि इनसे क्रॉनिक डिजीज भी हो सकती है। What is chronic disease? क्रॉनिक डिजीज जो है वो क्या होती है, जैसे हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, ठीक है, ह्यूमन डिजीजेस के बारे में। यहाँ पर हमें एक्यूट डिजीज और क्रॉनिक डिजीज भी होती है। एक्यूट डिजीज आर दोज जो कि बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहती है, पर क्रॉनिक डिजीज जो होती है वो बहुत ही लॉन्ग टाइम के लिए, ईयर्स के लिए या फिर इवन लाइफ टाइम के लिए भी रहती है, ओके। सो दीज पोलन ग्रेन्स कैन कॉज क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स मतलब ये हमारे लंग्स पर भी असर कर सकती है, ओके। लंग्स जो है वो रेस्पिरेशन का हमारा पार्ट होता है, ऑर्गन होता है, तो ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे क्या होगा, अस्थमा, ओके, ये अस्थमा है। ब्रोंकाइटिस है, ब्रोंकाइटिस ऑफ कोर्स ब्रोंकियोस से रिलेटेड होगा। अस्थमा भी हमारे लंग से ही रिलेटेड होगा, जिसमें पोलन ग्रेन्स के कुछ पोलन ग्रेन्स जो होंगे बहुत ही एलर्जिक होंगे ह्यूमन बींग्स को। जैसे हम हमारे बॉडी के अंदर या फिर उन्हें इनहेल करेंगे, हमारे नोज के अंदर जाते ही वो कुछ इन्फ्लेमेशन शुरू कर देगा, ओके। कुछ ऐसे प्रोडक्ट रिलीज करना शुरू कर देगा जिसकी वजह से हमारा लंग्स जो है बहुत ही इरिटेट हो जाएगा, ओके। सम ऑफ द पीपल ये फेस करते हैं इस टाइप की प्रॉब्लम्स कि उनको सांस लेने में तकलीफ हो जाती है। यू मस्ट हैव सीन अस्थमा पेशेंट कि वो उनको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो जाती है, उन्हें कुछ अपने अंदर इंजेक्ट या फिर इनहेल करना पड़ता है, जिसकी वजह से लंग्स जो है वो फिर से ओपन अप हो जाए। इसी तरह से ब्रोंकाइटिस भी एक सांस लेने की बीमारी को ही कहा जाएगा, ओके, जिसमें हमारे लंग्स ही अफेक्ट होते हैं। हमारे बुक में दिया हुआ है पार्थेनियम ग्रास। पार्थेनियम ग्रास जो है ये इंडिया में बहुत ही ज़्यादा मिल जाएंगे, ओके। देयर इज वाइट कलर ऑफ फ्लावर, कुछ ऐसे 5 टाइप के बहुत ही ज़्यादा इस तरह से कुछ दिखाई देगा, ठीक है।
छोटे छोटे ग्रासेस जैसे इस टाइप का स्ट्रक्चर हो जाता है जिसमें बेस जो है वो वाइट कलर का होगा। अगर आपको क्लियर डायग्राम चाहिए यू कैन सर्च ऑन गूगल ऑल्सो बिकॉज आई कैन नॉट शो यू ओवर हियर। ये पार्थिनियम ग्रास होगा जो कि घासों में बहुत ही ज़्यादा उगाते हैं, ठीक है। दैट पार्थिनियम ग्रास इज ऑल्सो वेरी डेंजरस टू अस, ओके। नेक्स्ट कम्स दैट, चलो ये डिसऑर्डर की बात करें कि भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, ओके। हमने हार्मफुल के बारे में पढ़ा, लेकिन कुछ उसके यूजनेस भी होंगे, बहुत ही यूजफुल भी होते हैं, क्योंकि बहुत सारे न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट हमें पोलन ग्रेन से मिल जाते हैं। बहुत सारे एथलीट्स होंगे या फिर कुछ ह्यूमन होंगे या फिर कुछ ऐसे जो कि जिन्हें परफेक्ट न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे होते हैं, वो पोलन सप्लीमेंट्स लेंगे। पोलन ग्रेन से बना हुआ फूड उसे कहेंगे पोलन सप्लीमेंट, जिसमें बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड किया जाता है, ओके। कुछ सीरियल्स में ले सकते हैं, अगर आप देखेंगे तो हमारे इंडिया में भी पोलन के प्रोडक्ट्स बहुत मिलते हैं, लेकिन उनकी एडवर्टाइजमेंट नहीं होती है, ओके। एडवर्टाइजमेंट में हमें बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे वो, लेकिन हम हमारे गूगल पर देख सकते हैं। दैट आर इवन कॉस्टली, कुछ कॉस्टली भी होते हैं कि बहुत ही ज़्यादा रिच होते हैं न्यूट्रिएंट्स में, ओके। बट जब तक हम देखते हैं हम हमारा फूड ही लेंगे अपने अच्छे के लिए, लेकिन जिनके अंदर न्यूट्रिएंट्स लैक करते हैं या फिर कम हो गए होते हैं, मे बी डॉक्टर्स जो है वो एडवाइस कर सकते हैं आपको पोलन सप्लीमेंट्स के लिए। सम ऑफ द एथलीट्स, कुछ एथलीट्स होंगे जो कि ये पोलन सप्लीमेंट लेते हैं, और इवन ऐसे एथलीट्स हैं जो कि अपने हॉर्सेस की कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए ये पोलन सप्लीमेंट उनको खिलाते हैं, ओके, ताकि उनकी बॉडी जो है उनमें कोई डिसऑर्डर ना आ जाए, कोई भी डेफिशिएंसी ना आ जाए, ओके। दैट्स ऑल फॉर आवर pollen grains today. In our next lecture we will be studying about female gametophyte, okay, megasporogenesis के बारे में पढ़ेंगे। That is also a very important topic from the examination point of view. Till then, that's all for today, students. Thank you.